विक्टोरिस को प्रकट किया जाए। और विक्टोरिस जो है उसका नाम मैं 5 बार बोलूंगा इस इंट्रो में ही, विक्टोरिस 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 विक्टोरिस, क्योंकि मैं जो मेन वीडियो बनाया था उसमें विक्टोरिस का नाम लेना भूल गया था। कई लोगों ने बोला आपने पूरी गाड़ी के अंदर बाहर सब दिखा दिया है, नाम तो लिया ही नहीं गाड़ी का। एनीवे, अगर आपको जो है मारुति सुजुकी की नई विक्टोरिस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में जानी है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में 5 बढ़िया चीज़ें, 3 ऐसी चीज़ें जो कि मुझे लग रहा है तो मज़ेदार नहीं है इतनी, और ड्राइव करके मैं बताने वाला हूँ बिकॉज मैंने अच्छा खासा जो है ड्राइव करके देख लिया है इसको। तो अब मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। मोस्ट लाइकली अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिटेल में बात करते हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस की। सबसे पहले अच्छी बातों की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो है वो है ये मारुति सुजुकी है भाई साहब। सबसे बड़ा पॉजिटिव मारुति सुजुकी गाड़ियों का यही होता है कि वो मारुति सुजुकी होती हैं। अभी मारुति सुजुकी से सिर्फ मेरा मतलब क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो आप, रिलायबल है, सर्विस जो है वो मस्त होती है, कोई भी एक्स्ट्रा खिटपिट विटपिट झूठ झपट कुछ नहीं होता है, एकदम सॉर्टेड सर्विस जो है उनकी वहाँ पे रहती है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एकदम प्रैक्टिकल सी गाड़ी वो बनाते हैं, जैसे लगता है कि हाँ सब कुछ सही है जो एक कार में होना चाहिए। मोस्टली इंडियन बायर्स के दिमाग में वो चीज़ जो है अटक जाती है कि हाँ जो कार में सब कुछ होना चाहिए वो इनकी गाड़ियों में होता है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमने गलत सुना हो। और क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ वाली एक चीज़ भी होती है, मोस्टली लोगों को अगर आप बात करते हो सुनो तो मारुति गाड़ी में प्रॉब्लम कोई डिस्कस नहीं करता क्योंकि कुछ ऐसा होता ही नहीं है। हाँ ये बोल देंगे फीचर कम है, पावर कम है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, बट इन जनरल जो है सब चीज़ें सॉर्टेड रहती है। तो सबसे बड़ा यूएसपी जो इस गाड़ी का वो है कि इस गाड़ी में मारुति का लोगो लगा हुआ है। सेकंड जो पॉजिटिव चीज़ है वो है इंजन ऑप्शंस। जी हाँ, अब आप बोलोगे इंजन ऑप्शन कैसे पॉजिटिव हो गया भाई साहब, इसमें तो ऐसा है नहीं कि डीजल आता हो, इसमें तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। वेल एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले जो है बेस इंजन जो है वो ये है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है जिसको कहते हैं ना कि रिलायबल भी है, डिसेंट सी पावर भी है, और जो है बहुत ज़्यादा परेशान किसी भी तरीके से नहीं करता है, ना तो कॉस्ट में करता है ना ही बाद में मेंटेनेंस में करता है। वो इंजन आपको बेस मिलता है, उसी पे ऑटोमेटिक भी मिल जाता है 6 स्पीड का। इसी इंजन के साथ में ऑल व्हील ड्राइव भी पेयर्ड आता है, हालांकि वो सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ में आता है। इसी इंजन के साथ में सीएनजी भी दिया जाएगा आपको, हालांकि वो सिर्फ मैनुअल आएगा और टॉप एंड में नहीं आएगा। और आपके पास में एक प्रॉपर हाइब्रिड, लाइक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ में, जो कि हमने टोयोटा की हाई राइडर और मारुति सुजुकी की ही ग्रैंड विटारा में देखा है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। तो जिन लोगों को ज़्यादा माइलेज चाहिए उनके पास में वो ऑप्शन अवेलेबल है, और जिन लोगों को थोड़ा कम माइलेज चाहिए, जिनकी रनिंग थोड़ी कम है, जिनकी गाड़ी जो है ज़्यादातर खड़ी रहती है बट कभी कभी काम आती है, या मोस्टली ऐसे ओपन एरियाज़ में चलाते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये इंजन ज़्यादा काम का होगा। तो अच्छे खासे ऑप्शन है। और सीएनजी उनके लिए जिनका मिक्स यूजेज है और जिनको बूट भी चाहिए, तो सीएनजी जो है क्योंकि फ्लोर के नीचे डाल दिया गया, जो कि एक्चुअली बढ़िया चीज़ है। 9 kg के आसपास का जो है सीएनजी वो ले लेगी गाड़ी, और फ्लोर के नीचे है, आपको बूट स्पेस यूजेबल है, तो कोई खोल के देखेगा लगेगा नहीं कि अरे आपने क्या सीएनजी डाल रखा है। कई लोगों को ये जरूर लगा कि उस सीएनजी में नीचे है तो प्रोटेक्शन इनफ है या नहीं है। जिस तरीके से उसको ढाला गया है वो पहली चीज़ डेफिनेटली नहीं होगी जो कि आपकी गाड़ी में नीचे टकराएगी। और क्योंकि गाड़ी हमेशा आगे की तरफ मूव करती है, अगर कोई चीज़ पहले टकरानी होगी तो आपके पास में इंजन चेंबर, उसके पीछे वाला एरिया चैसी का, वहाँ पे ज़्यादातर टकराते हैं। अनलेस आप रिवर्स में गाड़ी को 100 पे चला के कहीं भिड़ा दो तो बात अलग है, पीछे कहीं नीचे पत्थर वत्थर पे, तो उस पर इंपैक्ट आ सकता है, बट इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट 99.99% ऑफ केसेस। उसके बाद में है कंफर्ट। इस गाड़ी का कंफर्ट लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ऑब्वियसली मारुति के जो है सस्पेंशन वगैरह ढंग से हमेशा रहे हैं, अच्छे कंफर्टेबल रहे ही हैं। इस गाड़ी के साथ में सीट्स वगैरह में थोड़ी सी चीज़ें जो है अलग की गई है मारुति द्वारा, और वो भी जो है कंफर्ट लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता है। उप्स, मेरे कंफर्ट में अच्छा, ये तो खाने वाला नहीं है, डंक मारने वाला नहीं है। एनीवे, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में वेंटिलेट सीट वगैरह मिल जाती है, और ये सीट जो है अगर मैं अपने हिसाब से सेट करूँ, जो कि मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, तो आप जब रियर में आओगे तो रियर वाली सीट जो है वो भी थोड़ी सी कंफर्टेबल आपको लगेगी। थोड़ा सा उनमें जो ये सीट और फैब्रिक का मिक्सचर है, मतलब ये जो नकली लेदर और फैब्रिक का मिक्सचर है, वो भी सही लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है अंडर थाई सपोर्ट। और यहाँ ये इस पर्टिकुलर गाड़ी जो स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल है उसमें नीचे की तरफ एक छोटी सी बैटरी रखी हुई है, उसके बावजूद आपके पाँव जो है सही से उस पर टिक रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हालांकि रिक्लाइन नहीं होती है, प्लस 5 फुट 10 इंच से आप ऊपर हो, उसके बाद में हेडरूम जो है उसकी कमी फील होने लग जाती है। और 6 फुट 5-6 इंच, चलो 6 फुट 1-2 इंच के भी अगर आप हो तो फिर ये आपको अंडर थाई भी जो है ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप दोनों तरफ से कंप्लेन करना शुरू कर दोगे कि इधर भी कम स्पेस है और इधर थाई रूम भी कोई बढ़िया नहीं है। बट अगर आप 5 फुट 8 इंच 5 फुट 10 इंच तक हो, ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया सीट आपको लगने वाली है। एक चीज़ छोड़ दी है मारुति ने, पीछे शेड नहीं दिया है यहाँ पे।
चौथी चीज़ जो है वो ये कि गाड़ी में इतने फीचर्स तो हैं कि ये अगले कुछ सालों तक जो है ऐसा बहुत ऑड या ऐसी चीज़ फील नहीं होगी। जैसे कि स्टीयरिंग जो है नया है, ये सब मॉडर्न टाइप लगते हैं, आपके पास स्क्रीन नहीं है और अच्छी लग रही है मेरे को तो ओवरऑल यूआई में काफ़ी बढ़िया लग रही है। कुछ और थीम्स वगैरह ऐसे बेटर टाइप दे देते हैं, बट स्टिल मैं तो बोल रहा हूँ बढ़िया लग रही है, मेरे को इशू नहीं है। MID जो है वो भी डिजिटल कर दी है, HUD जैसी चीज़ जो है वो भी आती है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह वगैरह, वायरलेस चार्जर ठीक ठाक फास्ट, मतलब 1.15 1.45, पीछे वाली 2.45 से एक साथ यूज़ करोगे तो मैक्सिमम 60 तक जाएगी, यानी कि 30 में डिवाइड हो जाएगी। इतने वॉट के चार्जर, हाई स्पीड चार्जर्स वगैरह जो है वो भी फ़ोन के हिसाब से दिए हुए हैं। और साथ ही में जो है आपको एडास वेडास और ये इलेक्ट्रिक IRVM वगैरह सब चीज़ें दे दी है। तो ऐसा नहीं बोल सकते यार ये एक चीज़ है जो कि डेफिनेटली होनी चाहिए गाड़ियों में आज के टाइम पे, बट मिसिंग है, ऐसे बहुत हार्डली कुछ 1-2 फीचर इधर उधर है। तो मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों तक मोस्टली लोगों को फीचर्स जो है वो इनफ लगेंगे। पैनोरामिक सनरूफ भी है, कल खोल के बताई थी मेरी वीडियो में, बहुत लंबी खुलती है भाई, पीछे तक खुलती है। कॉन्स पे जाएं उससे पहले मैं आखिरी पॉजिटिव चीज़ जो है 5वें नंबर की वो मैं बताता हूँ। नॉट आखिरी, और भी होंगे बट मुझे 5 ही बताने दो। तो 5वें नंबर पे है गाड़ी की डिज़ाइन और लुक्स। जिस तरीके के लुक्स है, बेसिकली मैं आपके और गाड़ी के बीच में नहीं हूँ, साइड में खड़ा हूँ, गाड़ी फोकस में है और गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 99% लोगों को जो है चुभती नहीं है, और ये आज के टाइम पे एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर मेरे ख्याल से है। गाड़ियों में इतनी फंकी डिज़ाइन से अजीब अजीब सी चीज़ें ट्राई की जा रही है, कभी कभार कलर्स भी बहुत सारे अजीब हो जाते हैं, बट यहाँ पे ना तो मारुति ने कुछ बहुत ऐसा अजीब से कलर दिए हैं, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा अजीब डिज़ाइन करी है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये सी पिलर वाला एरिया थोड़ा सा ज़रूर ऐसा है कि कुछ लोगों को लग सकता है यार थोड़ा कूपेश है, थोड़ी अजीब सी लग रही है, और थोड़ा रियर टेल लाइट जो है वो कुछ लोगों को खटक सकती है, बट मोस्टली जगह जो है क्लीन लुक्स है, कुछ भी ऐसा ऑड या चुभने वाली चीज़ नहीं है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव में। बाकी आप बेहतर जज करो, क्योंकि लुक्स जो है वो थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को पसंद आए किसी को ना आए वाली बात हो सकती है। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन। तो उन चीज़ों की अगर मैं बात करूं जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, इन जनरल आप लोगों को शायद थोड़ी कम पसंद आएगी, उसमें सबसे पहले है इंजन की पावर। देखो इंजन ऑप्शन तो बहुत है, बट अगर खींच के भी मैं चलाऊं तो ये इंजन काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो है। अरे ये तो M1 में रह गया इसलिए शाफ्ट शिफ्ट नहीं किया इसने, बट इन जनरल मतलब आप मेरी भावनाएं समझ जाओ कि इंजन जो है वो काफ़ी स्लो है, और ऑनेस्टली ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़िया फीलिंग नहीं देता है अगर आप 2-3 लोग बैठ जाओ और फिर जब आप चला रहे हो, या सिटी में भी अगर आपको कहीं क्विक ओवरटेक वगैरह करना है, चाहे मैनुअल लो चाहे आप जो है ऑटोमेटिक ले लो, आपको जो है बहुत ऐसा पावरफुल फीलिंग नहीं आती है, और कई जगहों पे लो स्लगिश टाइप ये लग सकता है। इसकी ट्यूनिंग ही वैसे की गई है कि थोड़ा बेटर माइलेज दे, शांति से चलता रहे, और जो है ऐसा एक्सेस पावर वगैरह पे नहीं जाए। तो जिस तरीके से ओवरऑल मारुति की ऑलमोस्ट हर गाड़ियों की ट्यूनिंग वैसे ऐसी होती है कि आपको जो है एक कंफर्टेबल स्पीड पे रहे, उसके बियॉन्ड जो है जाने में इंजन को थोड़ा और आपको रेव करना पड़ेगा। हालांकि जो हाइब्रिड है वो थोड़ा बेहतर फील होता है ओवरऑल वगैरह, जो पावर डिलीवरी वगैरह है, जिस तरीके का टॉर्क वगैरह उसमें आता है उसके हिसाब से, बट उसमें भी कोई ऐसा एक्सेस पावर नहीं है। तो गाड़ी में कोई डीजल इंजन नहीं है, कोई टर्बो इंजन नहीं है, तो उस वजह से जो है जो भी लोग एंथुसियास्ट टाइप अगर चलाना चाहते हैं उनके लिए जो है मामला थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा USP फीचर टाइप चीज़ नहीं है। देखो इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों के एक बार गया आप देखो, जहाँ क्रेटा आती है, जहाँ कूशाक वगैरह आती है, जहाँ पे सेल्टॉस है आपके सामने, और ये सेगमेंट क्राउडेड ही होता था, और गाड़ियाँ जो हैं वो डेफिनेटली आएंगी जाएगी, वो सब चलता रहेगा क्योंकि ये सबसे हॉट सेगमेंट है। जो प्रॉब्लम एलिवेट के साथ में हमें लगती थी, जो प्रॉब्लम ग्रैंड विटारा के साथ में हमें लगती थी, वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि फीचर्स वगैरह काफ़ी दिए गए हैं। कुछ से स्टैंड आउट USP फीचर टाइप भी चीज़ नहीं है इस गाड़ी में। ऑल्सो उसके साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कई लोग फिर निटपिक करने लग जाते हैं, जैसे कि ये स्विचेस जो है इसमें इल्यूमिनेशन नहीं है, और जिन भी मतलब जो ऑटो नहीं है उसमें कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, रियर में भी इल्यूमिनेशन नहीं है, जैसे कि कोई भी कोल्ड स्टोरेज जो है वो नहीं दिया गया है, नॉर्मल से स्टोरेज ऑप्शन दिए गए, चाहे यहाँ वाला लो चाहे यहाँ वाला लो। जैसे कि आपको पीछे की तरफ मैंने ऑलरेडी 2 चीज़ें तो बताई दी थी कि आपको किसी तरीके का सनशेड जो है वो यहाँ पे नहीं दिया जाता, जबकि ग्रैंड विटारा में वो दिया जाता है। अपडेट में आया था या स्टार्टिंग से आया मुझे याद नहीं, बट वो दिया जाता है। उसके बाद में एक और चीज़ मैंने कुछ पीछे बैठ के बताई, रिक्लाइनिंग जो है सीट की वो नहीं अवेलेबल है। उसके बाद में कई और छोटे मोटे इधर उधर चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है ये दे देते। जैसे एडास में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए गए, भले ही इस पूरे एडास का स्वीट दिया गया, मतलब रियर में भी रडार है, फ्रंट में भी रडार है, कैमरा भी है, पूरा स्वीट दिया गया, बट छोटे मोटे कुछ फीचर्स पे ज़्यादा काम नहीं किया है। मारुति यूजुअली कीप थिंग्स सिंपल, वो सिंपलिसिटी उन्होंने यहाँ पे भी रखी है, बट ऐसा कुछ USP टाइप फीचर्स या कुछ छोटे मोटे चीज़ों पर जरूर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वो थोड़ा और लुभावना ऑफर लगे। एंड देन द थर्ड थिंग जो कि मुझे लगता है वो है क्वालिटी। देखो थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ भी हो सकती है, कोई बात इधर उधर भी जा सकती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। इस गाड़ी की क्वालिटी बुरी कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है कि यार ये क्या बेकार क्वालिटी है, ये मुँह से कहीं पे भी नहीं निकलता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फीचर हो चाहे वो हार्डवेयर मटेरियल कहीं दिया गया हो, बट
इस सेगमेंट में, इस बजट में, जो कि आप देखो कि ऑन रोड आप जब 12-13 लाख रुपए से लेके ऑलमोस्ट 21-22 लाख रुपए ऑन रोड जाओगे, वहाँ पे जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनमें कई जगहों पे क्वालिटी के मामले में सुपीरियरिटी है। जैसे कि Hyundai की दोनों गाड़ियाँ जो है, किया और Hyundai वाली, उनके प्लास्टिक और जो फिट एंड फिनिश है इंटीरियर का कमाल है, कोई भी इशू इसमें नहीं है। जो बाकी गाड़ियाँ भी सेगमेंट में है, जैसे कि एलिवेट वगैरह भी है, उनमें भी कुछ कुछ जगह काफ़ी ऐसा बढ़िया, जैसे कि स्पेशली इंटीरियर जिस तरीके से लेआउट किया हुआ है, बहुत ही सॉर्टेड और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्लान्ड और मेच्योर इंटीरियर टाइप जो है वो चीज़ दी गई है। और जो लेवल्स है क्वालिटी के, वो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होते कई गाड़ियों में, जैसे इसमें होता है, जहाँ पे आपको लगता है ये हार्ड है बट ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का दे दिया है, ये बीच में जो है पार्ट शेयरिंग क्यों की गई है, ये इसके साथ मैच नहीं करती है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो कि आपको अगर ऑड लगे दिमाग में एक बार गाड़ी देखने में, तो फिर वो जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती है अगर आप दूसरी गाड़ी में बैठ के देखो। ये चीज़ मुझे ज़्यादा फील होती है, इसलिए मैं हमेशा समझाते टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ियाँ चेंज करता हूँ। मैं आज इसमें बैठा हूँ, कल कैटा में हो सकता हूँ, परसों स्कॉर्पियो में हो सकता हूँ, फिर ऑल्टो में बैठ सकता हूँ, कुछ भी ऐसा मिक्स मैच चलता रहता है, तो मुझे कंपैरिजन फील होता रहता है। अगर आपके घर में ये एकमात्र गाड़ी होने वाली है या कोई गाड़ी बहुत पुरानी थी, तो उसके मामले में तो आपको बेटर ही लगेगा, उसमें चीज़ नहीं लगेगी। फिर कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स की क्वालिटी, जो फीचर्स की क्वालिटी जो दिए गए हैं, बट उतने ज़बरदस्त फील नहीं होता। जैसे कि इन्फिनिटी बाय हर्मन सिस्टम जो है, आधी आवाज़ तक आप बजाते हो तो बहुत बढ़िया लगता है, उसके बाद क्लैरिटी लूज करने लगता है। HUD जो दी गई है बढ़िया है, बट जो फ्लैप पर होकर जिस तरीके से खुलता है, वो मॉडर्न डे के हिसाब से उतनी ज़बरदस्त नहीं लगती है। ऐसा लगता है यार ये फ्लैप वाला सिस्टम नहीं, जो सीधा ग्लास पे प्रोजेक्ट करे, थोड़ी बढ़िया क्वालिटी वाला वो कर दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। एंड फॉर सम रीज़न मारुति ने इस टॉप एंड में रियर में टिंटेड ग्रीन ग्लास दिए हैं, फ्रंट में UV कट ग्लास दिए हैं, जो कि उतना ज़्यादा ब्लॉक नहीं करते हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है। जो उनकी ग्रैंड वितारा में है उसमें रियर में भी आई थिंक ग्रीन वाले आते हैं, बट बेटर थोड़ा सा टिंट करते हैं। स्टिल इन द लिमिट, जो ओवरऑल लिमिट है सरकार की डिज़ाइन की हुई, AIS स्टैंडर्ड है, इतने % ट्रांसपेरेंसी होनी, उसके लिमिट में रहते हुए थोड़े से बेटर लगते हैं। तो वो कुछ चीज़ें हैं। और बाकी बटन्स वगैरह कुछ डमी बटन्स रह गए हैं डिस्पाइट टॉप एंड, और वो बटन्स की क्वालिटी, और मैं बता रहा था जो डैशबोर्ड है जो ओवरऑल मैच नहीं करता है। थोड़ी चीज़ें ज़रूर है जिनकी अब क्वालिटी में या ओवरऑल डिज़ाइन, या जिस तरीके से डिज़ाइन लेआउट हो रही है, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन का तालमेल जो है, वो मारुति को उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा धीरे धीरे। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। ओके जी, तो ड्राइवर सीट से बाकी चीज़ों की बात करते हैं। एडास वेडास सब मैंने ऑन कर दिया है करंटली, और धीरे धीरे एक एक करके सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले चलाने में कैसी, विजिबिलिटी में कैसी है, दिखने में कैसी है। तो रियर सीट में जो है, अगर आप हेडरेस्ट डाउन रखोगे तो IRVM वगैरह में एकदम बढ़िया दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। ORVM छोटे हैं वैसे मारुति के, बट स्टिल ठीक दिख रहा है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आपको थोड़ा बहुत एडजस्टेबिलिटी एकदम माइन्यूट लेवल की करके रखनी पड़ती है, तभी जो है बढ़िया दिखता है। मुझे लगता है मारुति को थोड़ी सी इनकी साइज़ जो है अब इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, बट स्टिल आपका जो है ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह सही है, कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं है, चाहे ये A पिलर हो चाहे और कुछ हो। इनफैक्ट जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत सही लेवल तक सुधर गई है। पहले जिस तरीके से वो मज़ेदार नहीं लगता था छोटी स्क्रीन में, या जैसे, हालांकि स्क्रीन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा वो दिखने लगा है, क्लैरिटी उसमें आई है। तो विजिबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है। इकोनॉमिक वाइज जो है मारुति की गाड़ियों में कभी भी कोई मेजर इशू नहीं था। अभी मैं जब इसको चला रहा हूँ तो मेरे को जो है मोस्टली चीज़ें सॉर्टेड लगती है। सिर्फ एक चीज़ है, ऑटो बटन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये देखो, जो अगर आप इस पर नहीं हो, जो बेसिकली आपका AC कंट्रोल वाला सिस्टम है, तो आपको ऑटो सेट करने के लिए या तो इसको क्लिक करना पड़ता है, या अगर आप कुछ एडजस्ट करते हो तो वो जो पॉपअप अगर हो जाता तो बेटर होता, बट आपको अभी के लिए फिलहाल इसको क्लिक करके फिर ऐसे ऑटो पे जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि जैसे मान लो अगर मैंने कोई भी AC से रिलेटेड सेटिंग को छेड़ा है, तो कुछ 5-6 सेकंड के लिए जो है ये स्क्रीन पॉपअप हो जाए और वापस चली जाए अगर मैंने यूज़ नहीं किया है। वैसा एक फंक्शन जो है मारुति को अपडेट के साथ में दे देना चाहिए। बाकी ऐसा एर्गोनॉमिकली कुछ भी और नहीं लगता, हर एक चीज़ ईच में सब कुछ सॉर्टेड सा है। ड्राइवर पोजीशन पे अगर आप बैठे हो तो आपको जो है वहाँ पे भी कोई स्पेस राइट चीज़ें, ऐसा कुछ टच वच नहीं हो रहा है, कुछ भी और चीज़ परेशान करने वाली चीज़ जो है वो नहीं है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद में आती है चीज़, गाड़ी जो है उसके इंजन कैसा है और पावर वगैरह कैसी है। वैसे मैं इसको टच कर चुका हूँ एक बार की इंजन वगैरह में पावर लैग करती है, बट ओवरऑल इंजन कैसा है। सिटी में आप चला रहे हो, मोस्टली आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, अनलेस आप एकदम क्विक ओवरटेक करना चाहो या रेड लाइट पे चाहते हो कि सबसे पहले मैं ही निकलूँ, 2 गाड़ियाँ साइड में खड़ी हो, बराबर में आपको ऐसे चलना है, तो आपको जो है वहाँ पावर की कमी फील हो सकती है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इंजन मोस्टली शांत चलता है, चाहे आप ये ऑटोमेटिक ले लो जो कि 6 स्पीड 80 ट्रांसमिशन के साथ में आता है, चाहे आप ले लो मैनुअल, एकदम शांत और बढ़िया चलता रहता है। हालांकि इस ऑटोमेटिक में जब आप ड्राइव करते हो, जैसे मैं अभी पेडल को हार्ड दबाऊँगा
तो थोड़ी आवाज़ जो है अंदर आने लगती है, बट पावर बहुत ज़्यादा जो है उसमें निकल के नहीं आती है। बट इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी ये ऑटोमेटिक भी डिसेंट है। सिटी में अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के हिसाब से चलाओगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अगर नहीं है तो आपको 11 kmpl या 12 भी निकल सकता है अगर आप प्यार चलाओ। ये ऑटोमेटिक के साथ में बता रहा हूँ, मैनुअल के साथ में थोड़ा सा बेटर आप जो है निकाल सकते हो। मारुति में यूजुअली AMT ज़्यादा माइलेज देते हैं, बट ये प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि थोड़ा पावर बेहतर फील करवाता है, टॉर्क बेटर फील करवाता है, बट जो है फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप करवा देता है। तो उस हिसाब से जो है मैनुअल इसका थोड़ा और बेहतर माइलेज देगा। हाईवे पे मुझे इसने 15-16 दिया है जब मैं 110 के आसपास की स्पीड इस वाले पे मेंटेन कर रहा था। तो अगर आप 100 चलाते हो, अगर आप 95 के आसपास चलाते हो तो फिर और बेटर माइलेज जो है वो दे जाएगा। ऑलमोस्ट 18 के आसपास की माइलेज जो है आपको प्रैक्टिकली ये गाड़ी दे सकती है। 2 लोग AC ऑन कंडीशन में हमेशा मैं बात करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद में ये माइलेज की बात हुई, बट पावर वगैरह जो है वो आपको जैसे ही हाईवे पे आते हो, आपको क्विक ओवरटेक वगैरह करना है तो वहाँ पे पावर लो फील होने लग जाती है, जो कि मुझे लगता है मारुति का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कभी नहीं रहा था। 80-90 के आसपास तक चलोगे कुछ फील नहीं होगा, जब आप ओवरटेक करने लगोगे तभी आपको जो है वैसी वाली फीलिंग आएगी। तो वो एक चीज़ है, अगर आप किसी EV को लगातार चला लेते हो या पावरफुल टर्बो इंजन या डीजल इंजन चला के आ रहे हो तो यहाँ पावर की कमी आपको फील होगी। ये एक चीज़ यहाँ पे है। ऑल व्हील ड्राइव में वजन बढ़ जाता है, थोड़ी और प्रॉब्लम। और उसके बाद में हाइब्रिड जो है उसमें थोड़ा कम प्रॉब्लम है, बिकॉज उसमें जिस तरीके से टॉर्क वगैरह पावर वगैरह डिलीवर होती है तो वो चीज़ है। बट CNG जो है उसमें पावर ड्रॉप होती है तो उसमें फिर से आपको पावर का जो है और ज़्यादा इशू लग सकता है। ये नॉर्मल है, बीच का है जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में अभी करंटली चला रहा हूँ विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल में क्योंकि आप खुद से एडजस्ट करते हो तो आपको लग सकता है कि पावर बेटर है थोड़ी बहुत, बट क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक थोड़ा सा पावर टॉर्क को एम्पलीफाई कर देता है तो उस वजह से बेटर यही लगता है इन टर्म्स ऑफ पावर। मुझे लगता है मैनुअल में भी आपको स्लगिशनेस या थोड़ा सा लगेगा कम पावरफुल है। हालांकि राइड क्वालिटी और हैंडलिंग वाली जो चीज़ है, मारुति उस डिपार्टमेंट में भाई साहब गजब है। किसी को नहीं लगता, इंटरनेट पे जो लोग लिखते हैं उनको लगता है कि मारुति, होंडा, इनकी राइड क्वालिटी या इनकी जो है हैंडलिंग वगैरह बढ़िया चीज़ नहीं है, ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है हैंडलिंग वगैरह, बट जिस तरीके का स्टीयरिंग का फील है, जिस तरीके से टर्न वन करते वक्त जिस तरीके का वो है, जो ओवरऑल वजन वगैरह उसमें आता है, वो किसी को भी कॉन्फिडेंस ऐसा दूर नहीं ले जाता है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। और एक चीज़ जो है, एक बड़ी मार्केट में चर्चा चलती रही है कि टाटा की हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग है या जैसे फोर्ड की हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। टाटा की भी डिसेंट है, लेकिन उनका स्टीयरिंग वगैरह का ओवरऑल फील जिस तरीके का अब आता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ ये मारुति और हुंडई के स्टीयरिंग वगैरह के साथ में। अनलेस आप थोड़ी लो स्पीड पे हो, 50-60 की स्पीड पे, और वहाँ पे जो लाइटनेस इनके स्टीयरिंग में आती है जो कि टाटा में नहीं आती है, तो वहाँ पे जो है टाटा वगैरह का स्टीयरिंग बेटर फील होता है। बट इन एनी केस बहुत ही मज़ेदार हैंडलिंग नहीं है और बुरी हैंडलिंग भी नहीं है, वैसी वाली चीज़ है। राइड क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक, इंडियन रोड के हिसाब से गजब राइड क्वालिटी है। करंटली जिस टायर पे ये गाड़ी है, C8 सिक्योरा ड्राइव, बाय द वे कोई ट्रक पलट गया, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में ले गया मेरे ख्याल से ट्रक वाले, थोड़ा मामला कैरी हो गया है ये, इसीलिए टर्न्स वगैरह पे हैवी ट्रक जो होते हैं उनसे दूर रहो। इसमें तो भाई साहब लिकर थी, आई थिंक, नहीं लिकर नहीं, शिमला मिर्च वगैरह है, सब्जी के सनम थे ये नॉर्थ इंडिया वालों को जोक समझ में आएगा, सब्जी के सनम वाला। एनीवे, तो बात क्या कर रहा था मैं, हाँ, राइड क्वालिटी मारुति की फैंटास्टिक है, होंडा की भी जो स्पेशली सिटी वगैरह की फैंटास्टिक राइड क्वालिटी है उनकी, और यहाँ पे भी जो है राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इंडिया के गड्ढों के हिसाब से जिस तरीके से हम निकालते हो, आप गड्ढों पे जो है अगर बहुत ज़्यादा स्लो नहीं भी हो रहे हो तो भी बढ़िया तरीके से निकलती है। ये जो टायर है C8 सिक्योर टायर, इसके अलावा कुछ और टायर ऑप्शन जो है आते हैं इस साइज़ में, मारुति ने नहीं दी है, साइज़ में आते हैं, और उन टायर के साथ में और ज़्यादा बेटर जो है राइड क्वालिटी फील होती है, तो वो मज़ेदार है। मैंने इसको अच्छे खासे ट्रैफिक में भी चलाया है, सिटी में तो आपके सामने ही चलाता आ रहा हूँ, और मैंने पहले भी बहुत चला लिया। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के आसपास आई थिंक इस गाड़ी को हमने चला लिया, 200 नहीं हुए होंगे, 140 के आसपास होंगे, 130, 140, 150 के आसपास, तो वैसी वाली चीज़ है। बट राइड क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया लगी मुझे तो इस गाड़ी की, कोई भी दिक्कत किसी तरीके की नहीं है। उसके बाद में क्या बच रहा है, AC परफॉर्मेंस वगैरह ठीक है, मुझे लगता है रियर में कट सनशेड जो है वो ऐड की जानी चाहिए, देयर इज़ नो डाउट। अच्छी बात ये है कि अब ये ब्लॉक करता है सन को पूरी तरीके से, तो थोड़ी राहत वहाँ पे है। हालांकि ऐसा बहुत बढ़िया AC परफॉर्मेंस नहीं है कि बिना कुछ किए ही पूरी जगह कैबिन में घूम रहा है, या वैसी वाली चीज़ नहीं है। बट देन इस सेगमेंट में वैसी AC परफॉर्मेंस किस गाड़ी की होगी मेरे ख्याल से, जो कि बिना कुछ ऐसा खास किए AC हर जगह से चिल करता है, और वैसी परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता और किसी गाड़ी कुछ किया। अगर किसी गाड़ी की AC परफॉर्मेंस ऐसी है कि एकदम गाड़ी चालू करते 2 मिनट में सब चिल कर दे, तो मुझे बताओ कौन सी है, मैं शायद दिमाग में नहीं आ पा रहा होगा। बाय द वे, जो हाइब्रिड है उसमें ब्लैक इंटीरियर आएंगे तो वहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो सकती है खड़ी गाड़ी में, इसमें तो वाइट इंटीरियर आते हैं तो थोड़ा मामला सही है। कई लोग, एक चीज़ है ऐसा बात करते करते याद आएगा, कई लोग इन फैब्रिक वगैरह पे कलर फेड होने की वजह से जो है उस पर कवर वगैरह लगवा लेते हैं।
ऑनेस्टली अगर आप 3-1 हज़ार रुपये के कवर लगवा रहे हो ऐसी सीट्स पे, मत लगवाओ मेरे ख्याल से, क्योंकि इनको क्लीन करने में ही 3-1 हज़ार रुपये का काम आता है। तो आप ऐसे नॉर्मली साफ़ करते रहो, और कोई बहुत ज़्यादा दाग धब्बे अगर लग जाएँ तो उस टाइम पे जो है आप इसको साफ़ करवा लो हर 2-1 साल में, और आपकी जो है वापस नई नई सी हो जाती, साफ़ हो जाते हैं ये, अनलेस कुछ बहुत ही अजीब सा कलर वलर गिरा दिया तो बात अलग है, आर्टिफिशियल कलर वगैरह तो बात अलग है। तो अगर आप मेंटेन कर पाओगे तो फिर इनको ऐसे ही रखो, ज़्यादा बेटर है, अच्छी फील होती है, अच्छा ब्रीदेबिलिटी है, आपको ओवरऑल ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट देन सबका अलग अलग अपना अपना टेस्ट होता है। इन जनरल इसमें बाय द वे मैनुअल शिफ्टिंग का ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ और यहाँ पे, हालांकि मैनुअल शिफ्टिंग करके आप बहुत ज़्यादा कुछ पावर जो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, तो मैं ऐसा यूज़ करके भी कुछ ऐसा करना नहीं चाह रहा, ऐसा कुछ यूज़ करना नहीं चाह रहा। इसका हाइब्रिड असिस्टेंस जो है, हल्का फुल्का जो हाइब्रिड असिस्टेंस मिलता है वो थोड़ा अच्छा काम करता है, तो एक बढ़िया चीज़ इसके बारे में हो जाती है। एनीवे बाकी कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मुझे अलग से हाईलाइट करनी हो। आई थिंक मोस्टली पॉइंट मैंने टच कर लिए हैं, बट राइड क्वालिटी वगैरह फैंटास्टिक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, और आप अगर लेना चाहो तो मोस्टली अच्छी है, ऐसा बहुत कुछ ऑड फील नहीं करोगे अपार्ट फ्रॉम इंजन पावर। बाकी तो क्या है, कुछ भूल तो नहीं रहा मैं। हाइब्रिड अलग से चला के बताना पड़ेगा आपको एक्चुअली। हाइब्रिड का एक और दुविधा है ये, स्पेशली E20 आने के बाद में, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बाय द वे एडास अच्छा काम कर रहा है, मेरे को इसके नज़दीक आया तो मेरे को याद है, मैं आपको बताना भूल जाता इससे पहले। एडास बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, सही तरीके से ट्यून किया गया है, सब कुछ बढ़िया है, और ज़्यादा फीचर नहीं दिए गए जो कि मैं आपको बता रहा था। कुछ कुछ ऐसा जैसे हुंडई वाले करते हैं ना कि कुछ कुछ और 2-3 फीचर को मिला के ऐसा छोटा मोटा और फीचर बना दिया, वैसा काम नहीं किया गया, बट ऑलमोस्ट हर चीज़ परफेक्टली काम कर रही है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से, तो वो भी एक जो है प्लस पॉइंट ही मैं काउंट करूँगा। देखो बात ये है, कंक्लूजन ये है कि टिपिकल मारुति सुजुकी कार है, रिलायबल रहेगी, इंजन सोफिस्टिकेटेड नहीं है, नॉर्मल से हैं, थोड़ी पावर कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सॉर्टेड है, डिज़ाइन में किसी को परेशान नहीं करती है, किसी को बहुत ज़्यादा ऑड या चीज़ नहीं लगेगी। रियर से ज़रूर थोड़े से कुछ लोगों को लग सकते हैं यार ये क्या चीज़ है, बट इन जनरल नॉर्मल सबको लगेगा। और मिड वेरिएंट्स दबा के बिकेंगे, बिकॉज कुछ वेरिएंट CNG के साथ में बहुत वैल्यू फॉर मनी लगेंगे। मैनुअल और जो 1.5 NA का कॉम्बिनेशन है, रिलायबल है, जो सब चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली सॉर्टेड है। हाउएवर कई छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मारुति की अगर जेन्युइनली अगर अब कंपटीशन देना है क्रेटा ऐसी गाड़ियों को जो कि बहुत आगे है कई मामलों में, स्पेशली क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ छोटे मोटे फीचर्स, तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम जो है वो मारुति को करना पड़ेगा। बट रिमेंबर ग्रैंड विटारा अपडेट होगी कुछ टाइम में, अभी नहीं तो 5-6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद में, और वो इसके ऊपर बैठेगी, और मुझे उम्मीद उससे ज़्यादा है कि मारुति उसमें ज़्यादा काम जो है वहाँ पे कर देगी, बिकॉज ये तो एनीवे उनके जो थोड़ा सा कम बजट वाला ज़्यादा प्रेजेंस वाला मारुति सुजुकी अरीना शोरूम होता है वहाँ से बिकने वाली है। बट फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, मुझे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बड़ा जो है वो ऐसा नहीं लग रहा है जो कि डील ब्रेकर टाइप हो सकता है। आप बताओ आपको क्या कुछ कैसा लग रहा है। हाइब्रिड जो है वो अलग से मैं चलाऊँगा, उसको अलग से मैं टेस्ट करूँगा, इस वाले वीडियो में मैं कर नहीं पाया। ऑल व्हील ड्राइव के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ ओपिनियंस है नहीं, जो थे वो मैंने बता दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। लो बीम का प्रयोग करिए, हैजार्ड लैम्प चलते वक्त मत जलाइए, इंडिकेटर जलाइए अगर मुड़ना है तो।